Hello and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with lecture number 41 from Modern Indian History series. इस वीडियो लेक्चर के साथ हम आज नए फेज में जाने वाले हैं जो कि गांधीयन इरा कहलाता है मॉडर्न हिस्ट्री का। गांधीयन इरा में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो सबसे पहले गांधी इन साउथ अफ्रीका यानी गांधी जी के जितने भी वर्क थे साउथ अफ्रीका में वो सारे वर्क्स आज हम स्टडी करने वाले इस वीडियो लेक्चर में बिफोर डिस्कसिंग हिज वर्क इन इंडिया। Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. A beautiful thought from M.K. Gandhi. सो इसी थॉट के साथ आपको बता दूं कि आपको कोई भी डाउट हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। ये मेरा फेसबुक पेज है श्रेयस बड़िए। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको लाइव जो मेरे वीडियोस आते हैं, लाइव लेक्चर्स आते हैं, उसके बारे में अपडेट्स मिलते रहेंगे। उसके साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। ऐसा करने से आपको मेरे वीडियोस के रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं रेगुलरली वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, सो उसके आपको विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, आप अगर चाहते हो कि आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, सो बेल आइकॉन को क्लिक करें। उसके साथ साथ मैंने मेक एमसीक्यू चैलेंज शुरू किया है, तो मेक एमसीक्यू चैलेंज आज जिन्होंने कंप्लीट किया हुआ है उनके नाम है अक्षत चौधरी जी, पूजा भारद्वाज जी और स्नेहल पिपरियार जी। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम देखेंगे गांधी इन साउथ अफ्रीका। अब देखिए, हम गांधीयन ईरा एक नया फेज है जो गांधीयन फेज है, इसमें एंटर होने वाले हैं। तो हम गांधीयन ईरा जब स्टडी करेंगे, गांधीयन ईरा में आपको बता दूं कि गांधी इन साउथ अफ्रीका ये यहाँ से स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूपीएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए हम गांधी इन साउथ अफ्रीका पे हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन करते हैं। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत कम बुक्स में इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी डिटेल में, इसीलिए मेरा ये वीडियो लेक्चर जो होगा इसे ध्यान से सुनिए, ध्यान से उसको स्टडी कीजिए, तो आपका ये टॉपिक इजीली कवर हो जाएगा। आपको कोई बुक फिर ज्यादा रेफर करने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड। गांधी इन साउथ अफ्रीका, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, ये है मोहनदास करमचंद गांधी जो कि फादर ऑफ द नेशन कहलाते हैं। जैसे कि अब हम पहला फेज देख चुके हैं, उसमें हमने ये देखा कि आईएनसी जो है, इसमें मॉडरेट्स जो थे वो उनके तरीके बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट जो थे इनके भी तरीके फेल हो चुके थे। अब हमको एक नए किसी लीडरशिप की जरूरत थी, नए कुछ तरीकों की जरूरत थी। उसके साथ साथ रिवॉल्यूशनरी जो थे इनको भी सप्रेस कर दिया था ब्रिटिश ने। अब नया तरीका जो लेके आने वाले थे वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। इनके जो तरीके थे ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के मेथड से काफी अलग मेथड्स आपको देखने मिलेंगी। हालांकि काफी सारी मेथड कॉमन भी दिखती है, बट इनकी मेथड काफी अलग थी काम करने का तरीका, इसीलिए ब्रिटिश इनको इजीली सप्रेस नहीं कर सकते थे। अब हम जब इनको स्टडी करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी को, जो कि हमारे फादर ऑफ नेशन थे, तो हम आज जो स्टडी करने वाले हैं वो है गांधी इन साउथ अफ्रीका। जैसे कि आप जानते हैं कि ये साउथ अफ्रीका में रहे हैं काफी टाइम तक, हम बैकग्राउंड में पढ़ने वाले। गांधी जी जो थे ये साउथ अफ्रीका में किसी केस के सिलसिले से गए थे। लगभग 1 साल वो साउथ अफ्रीका में रहने वाले थे और ये 1 साल का समय 21 से 22 साल का समय बन गया, यानी ये 20 to 21 ईयर्स साउथ अफ्रीका में रहे। कैन यू इमेजिन, एक केस के सिलसिले से गए थे बट इतना टाइम रहे। इतना टाइम रहने की क्या जरूरत पड़ी, ये सब इस वीडियो में हमारा सब डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। कैसे एक नॉर्मल से लॉयर जो थे वो महात्मा गांधी या फिर मोहनदास करमचंद गांधी एक लीडर करके उभरे। ये पढ़ते वक्त हम सबसे पहले बैकग्राउंड में जाएंगे। हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जो थे उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर जो है ये काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट, जो काठियावाड़ जो है, जो स्टेट था प्रिंसली स्टेट, उसमें की एक जगह है पोरबंदर, गुजरात में। उसके साथ सॉरी, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलती से आ गया, फेल्यूर ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, इसे मैं मिटा देता हूँ। ओके, देखेंगे। ओके, यहाँ पे आप जैसे कि उनके जो पिताजी थे गांधी जी के, हिज फादर वाज अ दीवान यानी मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, काफी ऊंचे पोस्ट पे थे, काफी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे महात्मा गांधी, फिर भी सब कुछ त्याग के इस देश के लिए उन्होंने अपना स्ट्रगल किया था। तो महात्मा गांधी, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने लॉ की स्टडी की थी इंग्लैंड में, और इन 1898 ही वेंट टू साउथ अफ्रीका इन कनेक्शन विद द केस इन्वॉल्व हिज क्लाइंट दादा अब्दुल्ला। देखेंगे आपके बुक में ये ईयर गलत दिया हुआ 1898। मैं अभी आपका मिस्टेक जो ये क्लियर करना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरे ध्यान में आया ये मिस्टेक। तो यहाँ पे देखेंगे आप 1898, ये जो ईयर है ये गलत,
और इसके जगह होगा 1893, अच्छे से याद रखिएगा। ओके, सो 1893 होगा इसके जगह पे। ओके, सो मैंने इसे सुधार लिया है, आप भी इसे सुधार ले, आपके बुक में भी इवन और आपके नोट्स में भी। सो गांधी इन 1893 वेंट टू साउथ अफ्रीका इन कनेक्शन विद द केस इन्वॉल्विंग हिज क्लाइंट दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला की एक कंपनी थी, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, उन्होंने उन्हें किसी केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका में बुलाया था। इंग्लैंड से वो इंडिया में आते, इंडिया से फिर वो उनको एक केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका में बुला लिया जाता है और गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका। अब गांधी जब साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो साउथ अफ्रीका में अब हम उन्होंने क्या वर्क किए थे, ये सब अभी हम स्टडी करने वाले। सो इन साउथ अफ्रीका ही विटनेस द अगली फेज ऑफ वाइट रेसिज्म, है ना। तो जब वो वहां पहुंचते हैं साउथ अफ्रीका में तो वो देखते हैं कि वहां पे वाइट रेसिज्म है, यानी अगर देखोगे तो काले गोरे का बहुत ज्यादा भेदभाव चलता है। और जो एशियन लेबरर्स है, जो एशियन लोग काम, उनके साथ बहुत ज़्यादा, उन्हीं के साथ यहाँ पे भेदभाव किया जाता है। एशियन यानी कोई भी, इंडियन हो या कोई भी एशिया में जो कंट्रीज आती हैं उन सब की बात की जा रही है यहाँ पे। सो उनके साथ यहाँ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। तो उन्होंने ये देखा कि साउथ अफ्रीका में अगर मैं केस के सिलसिले में आया हूँ 1 साल के लिए, 1 ईयर, उसके बाद जब वो इंडिया लौटने की सोच रहे थे तो वो वहाँ पे रुक गए, क्योंकि वो चाहते थे कि जितनी भी ये चीज़ें हैं इंडियन वर्कर्स के साथ जो गलत यहाँ पे हो रहा है, जो उनको रेसिज्म का शिकार बनाया जा रहा है, तो उनके लिए मैं लड़ूंगा, उनके राइट्स के लिए मैं लड़ूंगा और ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ पे मैं लड़ूंगा। सो इस चीज के चलते उनको कम से कम 21 से 22 साल साउथ अफ्रीका में रुक जाना पड़ा था। सो वो 1 साल में वापस आने वाले थे, उनके केस का जो काम था वो भी कंप्लीट हो चुका था, फिर भी वो साउथ अफ्रीका में रुक गए। सो ये सब चीजें किस तरह से हुई, यही हम यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करने वाले कि 1914 तक वो रुक गए। 1914 तक रुके और वो जनवरी, यानी जैसे कि मैं आपको पता है कि जनवरी 1915 को वो इंडिया में आए थे गांधी जी। सो ये इतना सारा लंबा समय था जब वो वहां पे रुके साउथ अफ्रीका में, टिल 1914 वो साउथ अफ्रीका में रुके। तो जब वो साउथ अफ्रीका में थे उस वक्त साउथ अफ्रीका की कंडीशन कैसी थी, स्थिति कैसी थी, ये अभी जान लेते हैं। जो इंडियंस थे साउथ अफ्रीका में, उसमें 3 कैटेगरी में वो लोग आते थे। पहले तो इंडियन लेबर रहा करते थे वहां पे, दूसरे थे इंडियन मर्चेंट यानी जो व्यापारी लोग थे, और तीसरे थे एक्स लेबर्स, जो कि जिनका यहाँ पे काम जो था वो खत्म हो चुका था, फिर भी वो सेटल हो चुके थे उसी जगह पे जहाँ पे वो काम करते थे। सो इंडियन लेबर की अगर बात करें या मर्चेंट यानी व्यापारियों की बात करें, या जो लोग पहले लेबर रह चुके हैं और अभी उनका काम खत्म हो चुका है उनकी बात करें, तो ये सब लोग इलिटरेट है, आपको पता है ये तीनों, इसमें पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सो इन लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं की थी इन्होंने, और इनको बहुत कम या फिर जैसे नहीं के बराबर ही इंग्लिश का नॉलेज था। इंग्लिश का नॉलेज नहीं था अच्छे से, और जो एक्ट आते थे वो इंग्लिश में आते थे। जो ऑर्डर्स पास करता था साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो एक तरह से कोई इंग्लिश लैंग्वेज में ही किए जाते थे। तो उस वक्त साउथ अफ्रीका पे भी रूल करते थे ब्रिटिश, तो ब्रिटिश के ही चलते इन इंडियन लेबर्स को वहां ले जाया जाता था। मर्चेंट्स किसी अपने काम के सिलसिले में वहां चले जाते थे। तो यहाँ पे होने के बाद उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ होता था वो एक्सेप्ट कर लेना पड़ता था, क्योंकि उनको पता नहीं था कि एक्ट क्या होते हैं, उनको ये नहीं पता था, इंग्लिश का नॉलेज नहीं था, ऑर्डर्स क्या है, वो कुछ बोल नहीं पाते थे क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी। तो ये सब चीजें उनको नहीं पता थी, और इस चीज के कारण रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसे कि उनके दिन दिन ब दिन जो लाइफ चलती है उसका एक हिस्सा बन चुका था, और वो रोज इसको फेस करते थे। उसके साथ साथ उनको राइट टू वोट नहीं दिया जाता था, उनको वोट करने का अधिकार नहीं था, जबकि वो वहां के नागरिक बन के वहां पे रह रहे थे, फिर भी उनको एक तरह से वोट करने का राइट नहीं था। और उनको जिस एरिया में रहने दिया जाता था तो वो प्रिस्क्राइब्ड लोकेशन थी, जो कि बहुत ही इनसैनिटरी और कंजस्टेड थे, है ना। वहां पे स्वच्छता बिल्कुल नहीं थी और बहुत कंजस्टेड थे, और पास पास घर थे जैसे कि जगह नहीं थी, और बहुत ज्यादा सफोकेटेड एक एरियाज थे, वहां पे इंडियंस को रहने दिया जाता था। तो ये सब चीजें दिख रही थी कि जो एशियंस या इंडियंस है उनके साथ इतना ज्यादा भेदभाव क्यों किया जा रहा है, जबकि जो यूरोपियंस है या जो अब ये इंग्लैंड के हैं या फिर आप कहेंगे कि ब्रिटिश है, उनको तो बहुत अच्छे से रहने दिया जा रहा है। तो क्या हम इंसान नहीं हैं? और कुछ कुछ कॉलोनी में एशियन और अफ्रीकन के साथ इतना ज्यादा अत्याचार होता था कि उन लोगों को दरवाजों के बाहर निकलने नहीं, घर के बाहर 9 बजे के बाद रात को नहीं निकलने दिया जाता था, ना ही उनको पब्लिक फुटपाथ यूज करने के परमिशन थी। तो देख रहे हैं आप कितना ज्यादा यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है या फिर जो भेदभाव है ये किया जा रहा है। सो ये सब यहाँ पे हो रहा था, गांधी जी ने ये सब देखा था, और गांधी जी यहाँ पे केस के सिलसिले में आए थे। अगर आप देखो केस के सिलसिले, यहाँ पे आप देख रहे हैं उनकी तस्वीर, तो इस तरह से वो यहाँ पे आए थे। अगर आप देखोगे तो ये पूरा उनका ग्रुप है, यहाँ आप देखते हो।
सो एक आपको एक और पिक्चर यहाँ पे उनका पूरा ग्रुप है, ये गांधी जी बैठे हुए हैं। सो ये केस के सिलसिले में आए थे। बट अगर देखोगे तो केस का जब उनका काम हुआ तो वो डरबन में जब थे तो डरबन से वो प्रिटोरिया जा रहे थे, प्रिटोरिया। तो ट्रेन की उन्होंने एक टिकट ली थी। यहाँ पे अब तक उन्होंने ये सब चीज़ें तो ऑब्ज़र्व की थी, बट उनके साथ एक इंसिडेंस हुआ जो कि डरबन से प्रिटोरिया जाते वक़्त हुआ। उन्होंने जब ट्रेन की जर्नी यहाँ पे तय करने का सोचा डरबन से प्रिटोरिया, तो आप देखते हो तो गांधी बोर्डेड अ ट्रेन एट डरबन स्टेशन ऑन 7 जून 1893। वो ट्रैवल कर रहे थे प्रिटोरिया, तो प्रिटोरिया में वो दादा अब्दुल्ला से या फिर उनके जो असिस्टेंट थे उनसे मिलने जा रहे थे, और यहाँ जाते वक्त वो देखते हैं कि दादा अब्दुल्ला के जो लीगल एडवाइजर थे उनसे मिलने जा रहे थे, है ना। सो ये सब मिलके उस केस पे काम कर रहे थे। दादा अब्दुल्ला के काफी सारे लॉयर्स थे, उन्हीं में के एक लॉयर महात्मा गांधी थे। सो मोहनदास करमचंद गांधी जो थे जब मिलने जा रहे थे, उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट उन्होंने बुक कर ली थी उनके लिए। जब ये बुक कर दी गई थी उनके लिए, तो उनकी जो ट्रेन थी ये पीटर मैरिट्सबर्ग करके एक स्टेशन है, वहां पे अबाउट 9 पीएम रात को 9 बजे यहाँ पे पहुंचती है, पीटर्स मैरिट्सबर्ग। सो मैं आपको ये पीटर मैरिट्सबर्ग ये जो स्टेशन है ये दिखा देता हूँ। दिस इज द पीटर्स मैरिट्सबर्ग स्टेशन। ये जो है ये साउथ अफ्रीका का बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। अगर आप कभी गए तो यहाँ पे जरूर विजिट कीजिएगा। पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन जो है ये 9 बजे गांधी जी रात को यहाँ पे उनकी ट्रेन पहुंचती है। पहुंचने के बाद अब ये देखा जाता है कि उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट है। फिर भी एक जो मैन है, एक व्हाइट मैन होता है जो उनके पास बैठा होता है, वो कंप्लेंट करता है कि यहाँ फर्स्ट क्लास के बोगी में एक इंडियन आके बैठा है। उस वक्त एशियंस को ये परमिशन नहीं थी कि वो फर्स्ट क्लास के जो डिब्बा होता है, फर्स्ट क्लास का जो बोगी होता है उसमें ट्रैवल करे। सो ये देखा जाता है कि ये यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, और जब ये देखते हैं, ये कंप्लेंट करते हैं ये व्हाइट मैन, तो उनको गांधी जी को कहा जाता है कि आपको अभी ये जगह खाली करनी पड़ेगी। गांधी जी कहते हैं पर मेरे पास तो टिकट है। फिर भी गांधी जी को कहा जाता है आप अभी खाली करो। गांधी जी कहते हैं मेरे पास टिकट है तो मैं क्यों खाली करूं। सो उनको उनके सामान के साथ ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है पीटर्स मैरिट्सबर्ग स्टेशन पे। पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन जो है आप देख सकते हैं, यही वो स्टेशन है। यहाँ पे गांधी जी की एक स्टैचू बनाई गई है और ये लिखा भी गया है कि यही वो जगह है जहां से गांधी जी का, आप देखोगे तो पूरा स्ट्रगल शुरू होता है। गांधी जी के अंदर एक फीलिंग जागृत होती है कि अब मैं कुछ तो भी करूंगा। सो ये बहुत एक अलग ही एक टर्निंग पॉइंट बना गांधी जी के लाइफ का। अगर देखोगे तो हिज जर्नी फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया, प्रिटोरिया तक जाते वक्त ये पीटर्स मैरिट्सबर्ग ये स्टेशन याद रखिएगा। और ये 7 जून 1893 को ये घटना हुई थी। अब गांधी जी ने कुछ ना कुछ करने का सोच लिया था। गांधी जी ने जब कुछ करने का सोचा था तो हिज वर्क इन साउथ अफ्रीका, अब उनके केसेस खत्म हो चुकी थी। यहाँ पे उनको एक ऑप्शन था कि देखिए आपकी केस खत्म हो चुकी है, केस के ऊपर का काम, सो आप इंडिया लौटना है तो लौट सकते हैं। बट गांधी जी जब कुछ लोगों से मिलते हैं तो गांधी जी ये देखते हैं कि नहीं, उन लोगों की रिक्वेस्ट है, उन लोग चाहते हैं कि वहां पे कुछ किया जाए उनके साथ मिलके। सो उस वक्त गांधी जी वहां पे रुकने का फैसला ले लेते हैं, और गांधी जी के जो वर्क्स है वो यहाँ पे गांधी जी वर्क इन साउथ अफ्रीका यहाँ पे शुरू होते हैं। सो उनके जब हम वर्क देखते हैं तो गांधी जी अपने पहले फेज में मॉडरेट थे। सो आपने अब तक पढ़ा है कि मॉडरेट लीडर क्या करते हैं। मॉडरेट जो लोग होते हैं वो 3P मेथड यूज करते हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था। सो जिन्होंने नहीं देखा वो इस वीडियो को देख ले, मॉडरेट फेज वाले। इस फेज में गांधी जी पिटिशंस डालते थे, उसके साथ साथ मेमोरियल्स डालते थे अथॉरिटीज को, यानी यहाँ पे केस फाइल करना, कंप्लेंट फाइल करना, उनको प्रे करना, पिटिशन देना, ये सब काम गांधी जी भी करते थे। ये साउथ अफ्रीका में जो अथॉरिटीज थी, साउथ अफ्रीका में जो भी यहाँ सरकारें थी या जो भी ऑफिशियल्स थे, उनको भेजते थे और ब्रिटेन में भी भेजते थे। और ये देखते थे कि ये जो अथॉरिटीज है, ये अगर उनको पता चलेगा कि इंडियंस की क्या हालात है, सो वो कुछ ना कुछ करेंगे इसके लिए, उनके कंप्लेंट्स के ऊपर काम करेंगे। क्योंकि ओवर आफ्टर ऑल अगर देखा गया तो ब्रिटिश के ही सब्जेक्ट है, हम सब ब्रिटिश के अंडर आ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार ने हम सब के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो इन लोगों ने, गांधी जी ने यूनाइट किया अलग अलग सेक्शन को इंडियंस के, और उन्होंने एक नेटल इंडियन कांग्रेस भी बनाई थी ऑन अगस्त 1894 पे। धीरे धीरे उन्होंने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी, एक वीकली की शुरुआत की थी, साप्ताहिक की शुरुआत की थी, जिसको इंडियन ओपिनियन कहा जाता है, जो इंग्लिश, गुजराती, हिंदी और तमिल में पब्लिश होता था। और ये 6 जून 1903 पे किया गया। सो नेटल इंडियन कांग्रेस उन्होंने बनाई, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए अगर आपको
कुछ भी अगर प्रोटेस्ट करना है, बहिष्कार करना है किसी चीज़ का या फिर किसी के खिलाफ कुछ काम करना है, तो आपको एक पार्टी होनी चाहिए। सो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई थी। नताल इंडियन कांग्रेस भी कहा जाता है इसको साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज में। नताल क्या है? तो ये एक जगह है। ये एक जगह है साउथ अफ्रीका में। सो ये नताल इंडियन कांग्रेस बनाई गई थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। धीरे-धीरे गांधी जी ने देखा कि ये जो तरीका है, ये बहुत ज़्यादा कोई इफेक्टिव नहीं है। इससे काम करेंगे तो शायद ही कुछ हासिल होगा। जैसे कि गांधी जी ने ये तो करके देखा था एक्सपेरिमेंट खुद ही, बट आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देखा कि इंडिया में भी जब ये काम किए गए, सेम इसी डेट पे ये सब काम चल रहे थे, यही एक फेज़ था। सो ये भी सक्सेसफुल नहीं था इंडिया में भी। सो अब हम देखते हैं तो गांधी जी ने अपना तरीका बदल दिया और गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस या फिर सत्याग्रह जो है, वो उसकी शुरुआत की 1906 से 1914 तक। यानी गांधी जी के जो वर्क थे वो 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक था उनका मॉडरेट वाला काम और एक था उनका सत्याग्रह वाला काम। सो ये 2 उनके वर्क्स इन साउथ अफ्रीका जो है ये इस तरह से डिवाइड होते हैं। मैंने ईयर आपको बता दिए। इस फेज़ में अगर आप देखोगे तो जो गांधी जी थे, वो इस फेज़ में पैसिव रेजिस्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉन वायलेंट रहना है आपको और जो भी आपके साथ होगा वो आपको एक सहन कर लेना है, क्योंकि आप नॉन वायलेंट रहोगे तो आपको कोई वायलेंस भी कर रहा है अगर स्टेट आपके खिलाफ अथॉरिटीज, तो आपको नॉन वायलेंट रहना है। उसके साथ साथ आपको यानी एक तरह से कोऑपरेट नहीं करना है उन लोगों को, वो जो कह रहे हैं वो उनका सुनना नहीं है, या फिर कुछ लॉ तोड़ने हैं थोड़े बहुत जो लॉ एसेंशियल नहीं है या फिर जो गलत लॉ बनाए जा रहे हैं, इस तरह के लॉ तोड़ना, इसको सिविल डिसोबीडियंस कहा जाता है। तो कुछ कायदे तोड़ना। सो इन 2 चीज़ों से बनता है सत्याग्रह। तो सत्याग्रह में आप ट्रुथ और नॉन वायलेंस तो आता ही है, उसके साथ-साथ पैसिव रेजिस्टेंस या सिविल डिसोबीडियंस, है ना? तो लॉज़ तोड़ना, ये भी चीज़ आती है। जो इंडिया में अपनाते थे ये चीज़ों को, वो कहलाते हैं एक्सट्रीमिस्ट। ओके, सो गांधी जी के पूरे विचार तो एक्सट्रीमिस्ट वाले नहीं थे, बट एक तरीके से ये जो तरीका था, ये कहीं न कहीं कॉमन था, अगर आप देखोगे तो। गांधी जी ने वहाँ पे सत्याग्रही लोगों को जो लोग उनके साथ जॉइन हुए थे, उनको सत्याग्रह जो करते थे, ये चीज़ों को जो फॉलो करेंगे उनको सत्याग्रही कहते थे। और सत्याग्रही लोगों के लिए उन्होंने एक आश्रम बनाया था जिसको टॉल्स्टॉय फार्म कहा जाता है 1910 में। 1910 जो ये ईयर है, इसमें टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की गई इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ये सब किया गया। तो गांधी जी के ये काम जो थे, इसकी शुरुआत हो चुकी थी साउथ अफ्रीका में। अब उनका जो कैंपेन था ये सेकंड फेज में पहुंच रहा था। तो सेकंड फेज में आप देखोगे तो सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब कुछ ना कुछ वहां पे जो ब्रिटिश थे, ये कुछ ना कुछ गलत चीजें हमारे खिलाफ ला रहे थे, इंडियंस के खिलाफ, एशियंस के खिलाफ, जिसके चलते गांधी जी ने उनके कैंपेन शुरू कर दिए। गांधी जी ने जो उनके काम शुरू कर दिए, और इसमें पहला आता है सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 1906। अच्छे से सुन लीजिएगा, बुक्स में आप पढ़ोगे तो आपको समझना थोड़ा कठिन जाता है और आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा। इस एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। ये जो नया लेजिस्लेशन था, ये साउथ अफ्रीका में कंपलसरी बना देता है इंडियंस को कि हर बार आपको सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रेशन के, आपके फिंगरप्रिंट्स जिस पे लिए हैं, वो आपको हर बार कैरी करना पड़ेगा। देखिए, जो इंडियंस थे साउथ अफ्रीका में, उनको रजिस्टर्ड किया जाता था। तो जब उनको रजिस्टर्ड किया जाता था तो उनको एक बहुत बड़ा ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाता था जिसमें उनके फिंगरप्रिंट हुआ करते थे। अब यहाँ पे ये है कि इंडियंस को या फिर जो एशियन, यानी मेनली आप देखोगे तो इंडियंस को यहाँ पे वो सर्टिफिकेट कैरी करना पड़ रहा है, जबकि जो यूरोपियंस है या फिर जो ब्रिटिश लोग वहाँ पे रह रहे, उनको ऐसा कुछ नहीं करना है। तो हम ही लोग क्यों ऐसा करें भाई साहब? हमारे साथ आप क्यों रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो? इस चीज के चलते गांधी जी ने इस चीज को गलत समझा कि हम ही लोगों के साथ आप इस तरह का अन्याय कर रहे हो, और अगर हम लोग ये कैरी नहीं करते हैं तो हम लोगों पे एक्शन ली जाती है। ये सब गलत है। गांधी जी ने सोचा कि मैं ये डिस्क्रिमिनेटरी जो मेजर आपने लिया हुआ है, इसके खिलाफ काम करूंगा। इंडियंस अंडर गांधीज लीडरशिप डिसाइडेड नॉट टू सबमिट दिस डिस्क्रिमिनेटरी मेजर। आप ये जो भेदभाव कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ आपके ऊपर आवाज उठाएंगे। यही सब चीजें गांधी जी ने सोची। इस चीज के लिए गांधी जी ने द पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन बनाया। गांधी जी का जो तरीका था ये पैसिव रेजिस्टेंस वाला था, और 1906 से गांधी जी ने शुरू किया था। इसकी शुरुआत यही से होती है, और गांधी जी एक पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन बनाते हैं और इस एसोसिएशन के अंडर एक कैंपेन चलाने की सोचते हैं। गांधी जी यहाँ पे सत्याग्रह करने वाले थे जो अथॉरिटीज थे उनके खिलाफ, और जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये जब गांधी जी यहाँ सत्याग्रह कर रहे थे तो गांधी जी के साथ गवर्नमेंट ने उनके काफी सारे जो लोग थे जो रिफ्यूज कर रहे थे कि हम नहीं लेके घूमेंगे। देखिए, पैसिव रेजिस्टेंस में ये आता है कि, और सिविल डिसोबीडियंस में ये आता है कि आपको कुछ लॉ तोड़ना है। तो लॉ कहता है आपका कि आपको सर्टिफिकेट रखना है।
सो ऐसे एक्ट को हम नहीं मानते, हम ये एक्ट तोड़ेंगे और हम साथ में नहीं रखेंगे। जब ये नहीं कहा तो गवर्नमेंट ने गांधी जी और उनके लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया। गांधी जी बोले मैं खुद को रजिस्टर नहीं करूंगा। और कौन-कौन लोग हैं जो रजिस्टर नहीं करेंगे, इन सब के नाम आए और इन सबको जब गांधी जी के साथ जेल में डाल दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो स्मर्ट्स थे उन्होंने कहा कि देखिए गांधी जी, बहुत सारे लोग हैं, हम ये जान रहे हैं कि आप बहुत बड़े लेवल पे एक सत्याग्रह चला रहे हो, काफ़ी सारे मासेस आपसे जुड़े हुए हैं, जिसके कारण हमको भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम जा रहा है। तो जो जनरल स्मर्ट्स थे, जो ऑफिसर थे, उन्होंने गांधी जी को कहा कि हम कुछ नेगोशिएशन करते हैं। स्मर्ट्स ने गांधी जी को ये कहा कि जो इंडियंस हैं, अगर वो खुद से ही रजिस्टर्ड करेंगे, हमारे बिना प्रेशराइज़ किए हुए, तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि मैं ये जो एक्ट है इसको रिपील कर दूँगा, इस एक्ट को खत्म कर दूँगा और जो जितने लोगों को मैंने कैद किया इन सबको मैं रिलीज़ कर दूँगा। सो इंडियंस को वॉलंटरीली आप कहिए कि आप रजिस्टर कीजिए। तो गांधी जी बोले कि ठीक है, हम आप पे विश्वास करके देखते हैं और गांधी जी ने खुद को रजिस्टर्ड किया वॉलंटरीली। और इस चीज़ का बहुत विरोध भी हुआ गांधी जी का। साउथ अफ्रीका में जो लोग थे इंडियंस, उन्होंने विरोध भी किया, बट गांधी जी ने एक तरह से विश्वास दिखाया था स्मर्ट्स पे, पर जो स्मर्ट्स थे उन्होंने धोखा कर दिया। धोखा करने के बाद गांधी जी बोले कि मैंने आपको एक चांस दिया था स्मर्ट साहब, आपने मेरे साथ धोखा किया और इस चीज़ के चलते मैं अभी शांत नहीं बैठने वाला, अब मैं आवाज़ उठाने वाला हूँ। ऑन 16 अगस्त 1908 इंडियंस जो थे वो गांधी के लीडरशिप के अंडर, गांधी जी ने एक जो कैंपेन चलाया था वो ऐसा था कि लोगों को इकट्ठा किया गया। आप देख सकते हो, तो इस तरह से पैसिव रेजिस्टेंस था। गांधी जी ने लोगों को इकट्ठा किया और यहाँ पब्लिकली जो भी आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उन सबको जला दिया, उन सबको आग लगा दी, खुद के भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को और लोगों के भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को। इस चीज के चलते बहुत बड़ा एक मूवमेंट जैसी एक कैंपेन शुरू हो चुका था साउथ अफ्रीका में, जिससे ब्रिटिश सोच रहे थे कि अब कुछ तो भी करना होगा। सो ब्रिटिश ने आगे जो करेंगे वो तो हम देखने ही वाले हैं। तो गांधी जी ने इस तरह से एक काम कर लिया था कि पब्लिकली बर्न द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, है ना। तो ये सब यहाँ पे किया गया। तो उनका जो फर्स्ट एक कैंपेन था जो सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था वो इस तरह से चला। सेकंड उन्होंने जो कैंपेन चलाया था वो अगेंस्ट ट्रांसवाल जो है ट्रांसवाल इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शन के तहत था। तो ये एक्ट 1907 में लॉन्च किया गया था। सो ये जब आप देख सकते हो कि ये जब गांधी जी ने किया था, इसी के बीच में ही ये एक एक्ट आया था जो 1907 में आया था। 1907 में अगर आप देखोगे तो ट्रांसवाल करके एक जगह थी, एक प्रोविंस था जो कि साउथ अफ्रीका में था। और अगर आप देखोगे तो वहां पे किसी को आने से रोका गया था। अगर आप देखोगे तो ट्रांसवाल में लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, जिसके चलते लोग वहां पे माइग्रेट हो रहे थे, ट्रांसवाल में जाके सेटल हो रहे थे इंडियन लोग। सो ये अपॉर्चुनिटीज के चलते उनको बहुत सारी फैसिलिटीज भी अच्छी वहां पे दिख रही थी, तो लोग वहां पे जाने की सोच रहे थे। अब जब लोग वहां जाने की सोच रहे थे तो उन पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। एक एक्ट लाया गया जिसका नाम है ट्रांसवाल इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1907 में। और ज्यादातर जो इंडियन थे ये नताल में रहते थे या फिर नटल में रहते थे। तो ये इंडियन जो थे इनको वहां से ट्रांसवाल जाने का एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज्यादा अच्छी मिल रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा था और इनको रोक दिया गया। गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह लॉन्च कर दिया गया और सत्याग्रही जो थे उन सबको जेल में डाल दिया गया। गांधी जी ने यहाँ पे एक नया चीज ला लिया, सत्याग्रही जो थे इनको सबको जेल में डाल दिया जा रहा था और जेल जो थी अपने आप भरते जा रही थी। सो एक तरह से ब्रिटिश के पास भी जगह नहीं बची थी कि अब कैद कहाँ किया जाए। तो ये भी एक अलग सी मूवमेंट बन चुकी थी, जिससे एक तरह से ब्रिटिश जो थे ये तंग आ चुके थे। तो एक और मूवमेंट गांधी जी ने जो चलाई थी वो कैंपेन अगेंस्ट ट्रांसवाल इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शन थे। उसके बाद जो हम देख तो ये भी एक बहुत ही असरदार मूवमेंट थी। उसके बाद हम देखेंगे तो गांधी जी ने कैंपेन अगेन पोल टैक्स भी यहाँ पे चलाया था। कैंपेन अगेन पोल टैक्स में हम जो इंडियंस थे इनके ऊपर यहाँ पे एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस जो है, यानी जिनके खत्म हो चुके हैं, जो लेबर्स थे या फिर जो वर्कर्स थे जिनका काम खत्म हो चुका है, मैंने कहा कि वो लोग यहाँ पे एक तरह से आप देखोगे तो ये सेटल हो चुके थे। यहाँ पे आप देखोगे तो एक्स लेबर्स, जिसको एक्स इंडेंचर्ड लेबर भी कहा जाता है, जिनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुके थे, बट वो साउथ अफ्रीका में ही एक तरह से सेटल हो चुके थे और उनके ऊपर एक पोल टैक्स लगाया गया था जो बहुत ज्यादा था। यानी अगर आप देखोगे तो ये 3 पाउंड का था और हमारे जो लोग थे वो 10 शिलिंग से कम कमाते थे एक महीने का, और 3 पाउंड वो कहाँ से देंगे। तो इस चीज को गांधी जी ने जब देखा तो ये बहुत बड़ा अत्याचार है, बहुत बड़ा अन्याय, हम ही लोगों से इंडियन से क्यों लिया जा रहा है ये टैक्स, बाकी लोगों से क्यों नहीं। तो गांधी जी ने डिमांड किया कि ये जो टैक्स है इसको एबॉलिश कर दिया जाए और गांधी जी ने इसको एक कैंपेन बना लिया। तो यहाँ पे जो सत्याग्रह चला रहे थे गांधी जी, इसका एक और हिस्सा बना
लिया, कैंपेन अगेन पोल टैक्स। उसके साथ साथ एक और कैंपेन गांधी जी ने जो चलाया था वो था इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। सो इंडियन मैरिजेस थे, सुप्रीम कोर्ट जो था साउथ अफ्रीका का, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसमें साउथ अफ्रीका, यानी मैं बता दूं कि साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश रूल करते थे, ओके। सो ब्रिटिश की एक तरह से कॉलोनी थी, तो ब्रिटिश के खिलाफ ये सब कैंपेन चल रहे थे गांधी जी के। साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे इनवैलिड कर दिए थे जो इंडियन मैरिजेस है। उन्होंने ये कहा था कि अगर जो मैरिजेस क्रिश्चियन रिवाजों से नहीं हो रहे, क्रिश्चियन राइट्स के हिसाब से नहीं हो रहे हैं, एंड रजिस्टर्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस, और जिनको रजिस्टर नहीं किया जा रहा है रजिस्ट्रार के थ्रू, सो ये सब मैरिज जो है इनको रजिस्टर नहीं किया जाएगा, तो ये मैरिजेस सब इनवैलिड हो जाएंगे, और जो बच्चे भी पैदा होंगे ऐसे मैरिजेस से वो सब इलेजिटिमेट हो जाएंगे। सो ये सब जब चीजें कही गई इंडियंस को, सो गांधी जी ने कहा कि ऐसा क्यों, हम क्यों आपके रिवाजों से शादियां करें, हमारे भी रिवाज है, हम उसके अकॉर्डिंग शादियां कर सकते हैं, तो ये तो गलत है। ये जो जजमेंट है, इट इज एन इंसल्ट टू ऑनर ऑफ वुमेन, एंड मेनी वुमेन वर ड्रॉन इनटू द मूवमेंट बिकॉज ऑफ दिस इंडिग्निटी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वुमेन का बहुत बड़ा एक यहाँ पे अपमान किया जा रहा था, और ये जो चीज है इसको हम सहन नहीं करेंगे, और हम इसके खिलाफ सत्याग्रह चलाएंगे, हम मूवमेंट चलाएंगे। तो गांधी जी ने इस तरह से बहुत सारे सत्याग्रह में बहुत सारे अपने कैंपेन्स को एक सत्याग्रह का हिस्सा बना दिया था, और गांधी जी को जो डिमांड थी, इसको मासेस का बहुत सपोर्ट मिल रहा था, जिससे आप देखोगे तो गांधी जी के इस मूवमेंट, इस फेज के कारण, जो कि एक पैसिव रेजिस्टेंस या सत्याग्रह का फेज था, ब्रिटिश को काफी तकलीफें जा रही थी, जिसके चलते ब्रिटिश ने एक कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन निकालने का सोचा। इवेंचुअली बहुत सारे नेगोशिएशन हुए, गांधी, लॉर्ड हार्डिंग, सीएफ एंड्रयू, जनरल स्मर्ट्स, इनके बीच में, और एग्रीमेंट ये हुआ कि जो गवर्नमेंट है साउथ अफ्रीका में, कंसिडर द मेजर इंडियन डिमांड, और हम ये जो आपकी डिमांड है इसको हम सुनते हैं, जो पॉल टैक्स से रिलेटेड है, मैरिजेस से रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, मैरिजेस से रिलेटेड है, उसके साथ साथ इंडियन इमिग्रेशन से रिलेटेड है, तो हम इन सबको सॉल्व कर देंगे। सो आप अभी रुक जाए गांधी जी, आप अब ये इसको आगे ना बढ़ाएं, आपके जो भी कैंपेन चला रहे हैं आप या सत्याग्रह चला रहे हैं, तो हम ये सब आपकी डिमांड सुनेंगे। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो गोखले थे, जिनको गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु माना जाता है, वो भी साउथ अफ्रीका में आए थे इन चीज से रिलेटेड। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो गांधी जी ने जो नताल इंडियन कांग्रेस बनाया था, ये उसका एक तस्वीर है। अगर आप देखोगे तो ये इसमें यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं, ये है मोहनदास करमचंद गांधी, ये, और ये पूरे नताल इंडियन कांग्रेस के मेंबर्स है। और एक आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ, ये जो है ये टॉल्स्टॉय फार्म की है, और ये सब सत्याग्रही एज अ काम कर रहे हैं वहाँ पे, ये टॉल्स्टॉय फार्म है, ये तो रेलवे स्टेशन है, आपने देख ही लिया है। तो ये सब पिक्चर्स है गांधी जी से रिलेटेड, ये साउथ अफ्रीका में उनके काम रहे। गांधी जी की जो बुक है, दैट इज स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, बहुत ही खास और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपनी। सो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप वो बुक जरूर पढ़े। ये जो बुक होगी आपकी, ये बुक आपको एथिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी काफ़ी हेल्प करेगी, और आपको एक तरह से बहुत इंस्पायर करेगी गांधी जी के जो काम थे उससे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आपके एग्जाम से रिलेटेड भी आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स को स्टडी कराएगी। सो ये सब चीज़ें हुई, तो गांधी जी ने यही लिखा है कि मैं ट्रूथ से हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहा। गांधी जी अपने एक्सपीरियंस जो भी उनके रहे उनसे कुछ ना कुछ सीखते थे। तो देखते हैं गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के एक्सपीरियंस से क्या सीखा। सो गांधीज एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका से वो सीखते हैं कि मासेस में कैपेसिटी है, अगर मासेस को आप लेके चलो, जैसे कि मॉडरेट्स कहते थे कि मासेस को मत इंक्लूड कर लो, तो गांधी जी ने देखा कि नहीं, मासेस में ही कैपेसिटी है, और क्योंकि गांधी जी ने जो भी मूवमेंट्स वहां चलाई मासेस को इंक्लूड करके ही चलाई, और गांधी जी को काफी सक्सेस वहां मिलते गए। और वो उन्होंने ये देखा कि इंडियंस जो यूनाइट हो सकते हैं, हम इंडियंस के बीच में एक तरह से यूनिटी ला सकते हैं, ऐसे इश्यूज जो है जो इंडियन को यूनाइट कर सकते हैं, ऐसे इश्यूज पे अगर हम काम करते हैं तो सभी इंडिया ये यूनाइट हो सकता है। और कभी कभी उन्होंने ये भी देखा कि जो लीडर है उनको अनपॉपुलर डिसीजन भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि हर बार जो लोग कहते हैं उसी हिसाब से, अगर उसी अकॉर्डिंग अगर आप जाते हो तो आपकी जो मूवमेंट है वो उतने इफेक्टिवली नहीं चलेगी। तो कभी कभी लोगों को जो नहीं लगता है ठीक, वो भी डिसीजन एक लीडर को लेना पड़ता है, और तभी मूवमेंट सक्सेसफुल हो सकती है। जैसे कि गांधी जी ने वहां पे एक तरह से देखोगे तो स्मर्ट्स के ऊपर भरोसा करके एक अनपॉपुलर डिसीजन लिया था, जिसके चलते गांधी जी उस मूवमेंट को और अच्छे से चला पाए आगे। उसके साथ साथ आप देखोगे तो एबल टू इवॉल्व हिज ओन स्टाइल, खुद की स्टाइल, ना ही यहाँ पे मॉडरेट की स्टाइल थी ना ही एक्सट्रीमिस्ट की स्टाइल थी, बट उनकी खुद की एक स्टाइल यहाँ पे उन्होंने लाई थी, सत्याग्रह की स्टाइल। तो वो स्टाइल, हमेशा सच बोलना है किसी भी चीज पे, वो स्टाइल वो यहाँ पे ला पाए। सो ये सब चीजें गांधी जी ने सीखी थी साउथ अफ्रीका में। अब गांधी जी को टेक्निक जो थी, जो ये खुद की जो स्टाइल है, वो है सत्याग्रह की स्टाइल, जिसको कहा जाता है, जिसको हम कह सकते हैं ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्याग्रह।
सत्य का आग्रह करना यानी सत्याग्रह। सो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसमें आता है ट्रूथ और नॉन वायलेंस, यानी आपको सत्य ही बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है और हमेशा नॉन वायलेंट रहना है। अगला इंसान कितना भी वायलेंट हो जाए, कितना भी हिंसक हो जाए, आपको अहिंसक ही रहना है। तो सत्य और अहिंसा, यही गांधी जी की सत्याग्रह की टेक्निक बनती है। गांधी जी के लिए जो सत्याग्रही होता है, जो उनके आश्रम में रुकते थे, वो कौन होता था? तो सत्याग्रही एक ऐसा इंसान होता है जो किसी के सामने झुकता नहीं है, कभी हार नहीं मानता है। सत्याग्रही वो होता है जो जितना भी आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो सबको वो सहन कर लेता है, सबमिट नहीं करता, हर चीज को सहन कर लेता है, हमेशा प्यार करता है, किसी से नफरत नहीं करेगा, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो। गांधी जी कहते थे कि जो इंसान डरता है वही वायलेंस करता है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप अगर नहीं डरते हो तो आप क्यों मरने से डर रहे हो, या फिर आप डर रहे हो कि मुझे यहाँ चोट पहुंचेगी, तो आप मत डरिए। आप नहीं डर रहे तो आप वायलेंस, सो जो डरेगा वही वायलेंस दिखाएगा। कोई अगर आपको आपके ऊपर वायलेंस दिखा रहा है तो आप भी दिखा रहे हो, क्योंकि आप डर रहे हैं कि आपको हानि हो जाएगी। सो डरपोक कभी नहीं होता है। तो ब्रेव और स्ट्रांग तो होता ही है, बट ये कभी भी गलत चीजों के सामने नहीं झुकता एक सत्याग्रही। अगर आपको कोई गलत चीजों के इन्फ्लुएंस में भी ला रहा है तो भी उस चीज में आके वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। सो नेवर बो बिफोर एविल। सो ये सब होगा और ब्रेव एंड स्ट्रांग रहेगा हमेशा, वो कभी डरेगा नहीं। और जो हाथ नहीं उठाता है किसी पे वही ब्रेव और स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो डरता है वही हिंसा करता है। सो ये सब चीजें गांधी जी के लिए एक तरह से एक उनका एक मेथड थी, और ये एक सत्याग्रही होगा। सो आप ही खुद डिसाइड कर ले कि आप सत्याग्रही हो या नहीं हो। ये सब चीज के चलते गांधी जी की अभी आपने टेक्निक देखी, गांधी जी के आपने बहुत सारे वर्क देखे साउथ अफ्रीका में। सो साउथ अफ्रीका का ये जो इशू है, ये आपको पढ़ने, जिस तरह से मैंने आपको बताया, इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर ये सब आप ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत सारी किताबें इधर उधर बहुत ढूंढना पड़ेगा, आप भटक जाओगे। इसलिए मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से और अलग से और डिटेल में बनाया है। सो ये सब चीज़ें आपने अभी स्टडी की। सो मैं अभी आपको बता दूं कि हमने मेक एमसीक्यू चैलेंज जो है, जो हमारा पिछला टॉपिक था, उसके ऊपर अभी हमारे एमसीक्यू हमको पढ़ना है। सो मेक एमसीक्यू चैलेंज जो हम चला रहे हैं वो इस तरह का चैलेंज है कि आपको इस टॉपिक पे एमसीक्यूज बनाने हैं और 4 ऑप्शन लिख के, अपना नाम लिख के आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है, और अगले दिन जो आपका लेक्चर आएगा उसमें मैं वो पब्लिश करूंगा आपके नाम के साथ। सो इस बार जो लोगों के नाम आए हैं वो आपने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आप सबके एमसीक्यू हम पढ़ने वाले, अक्षत चौधरी जी, पूजा भारद्वाज जी और स्नेहल पिपरेवार जी, इन सब के हम देखने हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अक्षत जी ने क्या एमसीक्यू भेजा है। अक्षत जी ने यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी फेज मूवमेंट फेज 1, ये जो हमारा पिछला टॉपिक था, इससे यहाँ पे एक एमसीक्यू बनाए गए। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा वो इस वीडियो को देख ले, यहाँ पे उसकी लिंक दी हुई है, इस पे क्लिक करें अभी, इसको देख ले, ताकि आप ये एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे और आपको बहुत मजा आएगी। सो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, ये सिर्फ प्री के लिए नहीं, ये मेंस के लिए भी है। तो इस चीज से रिलेटेड आप मेंस के भी क्वेश्चन ढूंढ के उस पर आंसर लिखना शुरू कीजिए। सो ये इतना डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ मेंस प्री के लिए नहीं काम आएगा, ये आपके मेंस के लिए भी काम आने वाला है। सो क्वेश्चन 1 जो है, जो अक्षत चौधरी जी ने भेजा है, वो है असर्शन, जिसमें वो कहते हैं जतिंद्र नाथ मुखर्जी वॉज अरेस्टेड इन हावड़ा गैंग केस, रीजन बिकॉज ही वॉज मेंबर ऑफ अनुशीलन समिति। सो उन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया और उसका रीजन दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ आर रॉन्ग, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या नन ऑफ दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्षत जी द्वारा। एक और क्वेश्चन अक्षत जी ने भेजा है, हु ट्राइड टू किल लॉर्ड हार्डिंग इन 1912 एंड फेल्ड, रासबिहारी घोष, रासबिहारी बोस, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। एक और अच्छा क्वेश्चन अक्षत जी आपके यहाँ द्वारा। अक्षत जी ने एक और क्वेश्चन लिखा है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट फेज 1 से, हु वाज सेंटेंस टू डेथ इन हार्डिंग बॉम्ब केस, भाई बाल मुकुंद, रासबिहारी बोस, रासबिहारी घोष, नन ऑफ द अबाउ। सॉरी अक्षत चौधरी जी, आपका नाम आ चुका है। सो ये सब यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन लिखे हुए हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन अक्षत चौधरी जी द्वारा, अक्षत जी पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट होम रूल लीग, तिलक एंड एनी बिसेंट। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि तिलक लॉन्च प्रोपोगेंडा इन फेवर ऑफ होम रूल थ्रू मराठा एंड केसरी, ये दो उनके न्यूज़पेपर थे। ओके, तिलक ने जो लाए थे। तिलक was given the title of Lokmanya during Home Rule movement. Annie Besant's paper was New India and Commonwealth. After Home Rule movement, Anushilan Samiti was started by Tilak. So 2 and 3.
1 2 एंड 3, ओनली 4 या ओनली 1? इसमें से आपको अच्छा जो सही ऑप्शन है वो यहाँ ढूंढना है। अक्षत चौधरी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत जी आपका, आपने हमसे प्रैक्टिस करा ली। अगले जो क्वेश्चन हमें भेजे वो पूजा भारद्वाज जी ने भेजे। पूजा भारद्वाज जी पहला क्वेश्चन जो पूछती है वो ये है कि फैक्ट विच आर इन रिलेशन विथ टू द मानिकतोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस 1908, लॉर्ड हार्डिंग वॉज इंजर्ड and Indian attendant was killed. Douglas Kingsford was targeted by Prafulla Chaki and Khudiram Bose. There was bomb factory at Maniktala. First political assassination of British officer. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। ए सी एंड डी, बी सी एंड डी, थर्ड ऑप्शन है बी एंड सी, एंड फोर्थ है ओनली सी। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा भारद्वाज जी। एक और क्वेश्चन हमें पूजा भारद्वाज जी ने भेजा हुआ है। व्हाट वर द मेथोडोलॉजीज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविज्म? ए पैसिव रेजिस्टेंस, बी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन दैट इज प्रेयर पिटिशन प्रोटेस्ट based on individual heroic action on lines of Irish nationalist and Russian nihilist, assassination of unpopular officer to strike terror in heart of rulers. करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए सी एंड डी, ए बी एंड सी एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी आपका। उसके बाद हमें क्वेश्चन भेजा है स्नेहल पिपरेवार जी ने। पूजा भारद्वाज जी, अक्षत चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन भेजे। स्नेहल पिपरेवार जी के क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर एज ग्रैंड मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट? बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। सरोजिनी नायडू, लक्ष्मीबाई रानी ऑफ झांसी, सी एनी बेसेंट, या डी मैडम कामा? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्नेहल पिपरेवार जी का एक और क्वेश्चन, स्नेहल जी हमें पूछती है हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडिंग मेंबर ऑफ अनुशीलन समिति? मदनलाल धिंगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, पी प्रमोद मित्रा, या फिर भगत सिंह? ओके, सो एक और क्वेश्चन अच्छा बहुत। उसके बाद स्नेहल जी एक और क्वेश्चन आपके द्वारा, आखिरी क्वेश्चन है इस सीरीज का ये। सो मैं आपको ये बता दूं कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये क्वेश्चन पूछा है स्नेहल जी ने हमें। चाफेकर ब्रदर्स ऑफ पुणे, करेक्ट आपको चूज करना है। चाफेकर ब्रदर्स ऑफ पुणे, दामोदर एंड बालकृष्ण असैसिनेटेड टू ब्रिटिश ऑफिसर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। इन लंडन, मदनलाल धिंगरा किल कर्जन वाइली एंड इंडियन ऑफिशियल, ये भी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी। सो हिंदू पेपर कैरिड इंस्क्रिप्टर अंग्रेजी राज का दुश्मन। सो ये अंग्रेजी राज का दुश्मन, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, ये मैंने आपको बताया था। ये सब यहाँ पे इसमें कौन सा सही ऑप्शन है आपको चूज करना है। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ओनली 3 इज करेक्ट, ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन स्नेहल पिपरेवार जी आपके द्वारा, और आप तीनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। स्नेहल पिपरेवार जी, पूजा भारद्वाज जी और अक्षत चौधरी जी, आपने हमारी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा ली। इसी तरह हम एमसीक्यू सॉल्व करते रहेंगे, आप लोग मेंस के क्वेश्चन लिखते रहेंगे, हम लोग हमेशा मिलते रहेंगे। और मैं अभी भी आपको बता दूं कि इस पे मुझे फॉलो कीजिए और मेरे जो स्टोरीज है इसे देखते रहिए, ताकि आपको लाइव सेशन की जानकारी मिलती रहेगी। ये श्रेयस बड़ी द पीस लवर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, उसके साथ साथ मेरा जो यूट्यूब का चैनल है इसमें भी आप स्टोरीज चेक करते रहिए, इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन प्रेस करके। ऐसा करने से आपको स्टोरीज मिलते रहेगी। और जो लाइव सेशन है उसमें मैं आपका डाउट क्लियरिंग सेशन लेता हूँ। सो डाउट क्लियरिंग सेशन आपको अटेंड करना होगा, आपके जो डाउट्स है वहाँ पे क्लियर करता हूँ मैं, उसके साथ साथ आपके प्रीवियस टॉपिक की रिवीजन करता हूँ। कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं लाइव सेशन में कंडक्ट कर देता हूँ उसका लेक्चर। तो इस तरह से हम यहाँ पे वर्क करते रहते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। एक तरह से मैं एजुकेशन स्प्रेड करना चाहता हूँ इस देश में, और आप भी मेरे लिए कुछ करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि मैं और इसी जोश के साथ वीडियोस बना सकूं। श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन, ये मेरे फेसबुक के पेजेस है, इन्हें लाइक करेंगे, इन्हें फॉलो करेंगे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करेंगे श्रेयस बड़ी द पीस लवर पे, और श्रेयस बड़ी @gmail.com पे आप मुझे मेल करेंगे अगर करना चाहे तो। इस तरह से आप लोग हमेशा अच्छे से रेगुलर रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बड़ी आपसे विदा लेता हूं, और हम अगले लेक्चर में जरूर जल्द ही मिलेंगे। सो अगले लेक्चर में हम गांधीयन ईरा को कंटिन्यू रखेंगे। सो अपना तब तक बहुत ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।